हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। सो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे सीरीज डिस्कस कर रही थी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि आने वाले हमारे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हैं। तो इन सेशंस में, इन सीरीज में मैं आप लोगों के साथ नॉट ओनली क्वेश्चन डिस्कस करूंगी बट उसका बैकग्राउंड भी, और आपको एक क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे सो दैट आपको एक क्लैरिटी आइडिया मिलेगा कि अगर उसके ऑप्शंस में से नेक्स्ट ईयर कोई भी क्वेश्चन फॉर्म हुआ तो आप उसको एकदम करेक्ट कर पाएंगे। तो लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों के साथ हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करा था, तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी डाउट रहे ना तो जस्ट आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। और आप किसी भी एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं तो प्लीज आप एक बार इन सीरीज को देख लीजिए ताकि अगर स्टैटिक का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखते हैं पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, जो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस भी करे हुए हैं। देखो क्या है, विच फॉलोइंग कंट्री। यहाँ पे मैं आपको हर एक क्वेश्चन के बाद 1 मिनट या 1 सेकेंड का टाइम दूंगी सो दैट आप उसको अप्रोच करके आंसर करने की कोशिश करिए, तभी ये सीरीज आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगी। एंड मैं उसके बाद आपके साथ इनके आंसर्स को भी डिस्कस करूंगी। From which country Constitution of India borrowed the feature of single citizenship and parliamentary system of government? क्या क्वेश्चन बोला है एक बार ध्यान से देखिए। कौन से उससे आपसे पूछा गया है, कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है कॉन्स्टिट्यूशन में आपका बोरो किया गया है, कह रहा है सिंगल सिटीजनशिप और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो मैंने आपको समझाया था इन दी वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ पॉलिटी इंट्रोडक्शन कि जो हमारा पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट आपको मैंने बताया था कौन सी कंट्री से लिया है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन को समझिए। कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया था कि एवरीथिंग इज बोरोड। हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, बताया था। तो आपको मैंने बताया था फंडामेंटल राइट कहां से बोरो किया गया है, आपको समझाया था पार्लियामेंट्री कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहां से लिया है। बताओ, आंसर दो। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, द यूएस एंड द यूके कहां से लिया गया है। ट्राई करिए आंसर देने का इसका क्वेश्चन का, एटलीस्ट ट्राई करिए हर एक क्वेश्चन पे ना कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, देन ओनली ये आपको हेल्प करेंगी ये सब सीरीज। चलिए डिस्कस करते हैं। यस, द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। तो अब इसके अलावा अगर एग्जाम में आता है कि अनदर कौन से सोर्सेज हैं जो आपके बोरोड करे गए हैं यूके से, तो देखो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स को लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप को भी, हमारा जो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, आपको मैंने सिटीजनशिप पढ़ाया था, सिटीजनशिप में बताया था कि कहां पर आता है, ये पार्ट 2 में आता है, समझाया था ना। तो वो भी हमारा यहीं से लिया गया है। ठीक है, कैबिनेट सिस्टम भी हमारा लिया गया है। उसके अलावा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आपको ध्यान रखना है और बाइकैमरलिज्म आपको ध्यान रखना है। तो जो ये लिए गए हैं ना, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक आपको पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ध्यान रखना है, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम एंड बाइकैमरलिज्म एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ठीक है, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन इन द नेक्स्ट टाइम कि हमारा सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट कहां से लिया गया है, तो अब आपको इस स्लाइड को दिमाग में एकदम बिठा देना है, यूनाइटेड किंगडम से हमारा लिया गया है। इफ देयर इज अ क्वेश्चन कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कहां से लिए गए हैं या पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट कहां से लिया गया है, तो आपको आंसर करना है कहां से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following fundamental rights cannot be suspended when the emergency is declared in the country? इस क्वेश्चन में हम दो टॉपिक को समझेंगे, एक हम समझेंगे फंडामेंटल राइट को, एक हम समझेंगे इमरजेंसी को। मैं आपको दोनों ही चीजें बता चुकी हूँ इन माई लास्ट वीडियोस। मैंने आपको बताया है कि इमरजेंसी जो है बेसिकली 3 टाइप की होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंस इमरजेंसी। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो इमरजेंसी के टाइम पे भी आपके सस्पेंड नहीं होते हैं। आर्टिकल नंबर 22 एंड 23, 20 एंड 21, 19 एंड 20, 21 एंड 22। ट्राई करिए आंसर देने का, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एटलीस्ट कोशिश करिए कि क्या होगा आंसर। इमरजेंसी मैं आपको बता देती हूं, जो बच्चे नए हैं, 3 टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। आर्टिकल नंबर 352, नेक्स्ट इज 356 एंड लास्ट वन इज 360। आर्टिकल 352 इज द नेशनल इमरजेंसी, this one is state emergency and this one is finance emergency। ठीक है, डिक्लेयर कौन करता है सबको, डिक्लेयर करते हैं आपके प्रेसिडेंट। ठीक है, फंडामेंटल राइट के बारे में बता देती हूं, आर्टिकल पार्ट 3 में आते हैं। आर्टिकल नंबर 12 to 35 is belonging to the fundamental right। there are total 6 fundamental right at present। ठीक है, चलो अब करते हैं आंसर इस क्वेश्चन का। देखिए इसका आंसर है आपका आर्टिकल नंबर 20 और 21। ये ऐसे फंडामेंटल राइट हैं
जो आपके सस्पेंड नहीं होते हैं। आर्टिकल 20 क्या बोलता है, that no citizen can be arrested by the force without committing the crime without violating the law। कोई भी इंसान आपको ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकता अगर आप क्या कर रहे हैं, बाय फोर्सफुली आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, और अगर आप जब तक आप लॉ का वायलेट नहीं कर रहे हैं आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है, दैट नो सिटीजन कैन बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज राइट टू पर्सनल लिबर्टी एज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी आपके पास राइट टू पर्सनल लिबर्टी है वो कोई भी आपके साथ डिप्राइव नहीं कर सकता। तो आर्टिकल नंबर 359 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ऐसा बोलता है दैट आर्टिकल 20 एंड 21 और आवर कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी एलिमिनेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी। किसी भी परिस्थिति में आपके ये दो फंडामेंटल राइट आपसे कोई नहीं छीन सकता विदाउट एनी केस, ठीक है, ये ध्यान रखना। आर्टिकल 19 जो है वो आपके इमरजेंसी डिक्लेयर होते हैं, हट जाते हैं, बट ये आर्टिकल ऐसे हैं फंडामेंटल राइट जो कोई नहीं छीन सकता। Thus, even during the national emergency, the right to move any court for enforcement of the right conferred by the article number 20 and 21। तो ध्यान रखना 20 and 21 are the fundamental right जो कोई भी आपसे नहीं छीन सकता है। अब यहाँ पर देखिए आर्टिकल नंबर 19 गारंटेड करता है 6 फंडामेंटल राइट्स को सारे सिटीजन की। तो जैसे ही हमारी इमरजेंसी आती है, एक चीज कंसेप्ट ध्यान रखना, जैसे इमरजेंसी डिक्लेयर होती है ना, तो आर्टिकल नंबर 19 का सस्पेंड कर दिया जाता है ऑटोमेटिकली, विदाउट एनी प्रोविजन। ऑटोमेटिकली हमारे ये जो है ये आपके सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन जो आर्टिकल नंबर 20 और 21 है ये नहीं होते। अब यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 22 के बारे में। ये क्या है, ये प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं अगेंस्ट द आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन में। आर्टिकल नंबर 23 क्या करता है, ये प्रोहिबिट करता है ह्यूमन बीइंग को एंड अनदर सिमिलर फॉर्म को फोर्स लेवल में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सबसेक्शन सी इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज आर रिक्वायर्ड इंडियन सिटीजन टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी डैश ऑफ द इंडिया। एनीवन प्लीज टेल इन द कमेंट सेक्शन कि फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट में आते हैं और कितने एट प्रेजेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। कोई बताएगा मुझे कमेंट में कि कितने आपके टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, कौन से पार्ट में आते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था क्लास में। देखिए फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी, हार्मनी एंड इक्वालिटी, ये भी बताया था। सोवर्निटी, यूनिटी, क्या होगा अगला वर्ड बताइए, कहां से लिया गया है, चलो डिस्कस करते हैं। पार्ट 4 के ए में कॉन्स्टिट्यूशन में कंसिस्ट करते हैं ओनली 1 आर्टिकल, सिर्फ एक आर्टिकल है जो आपका फंडामेंटल राइट से डील करता है, आर्टिकल 50 नंबर 51 का ए। स्पेसिफिकली यहाँ पर हमारे पास कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। ये अबाइड करता है एनी कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना। बेसिकली इसमें है आपकी आइडल्स और इंस्टीट्यूशंस को नेशनल फ्लैग का, नेशनल एंथम का रिक्वेस्ट करना, और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी बातों को फॉलो करना, ग्रो करना। ये प्रोटेक्ट करता है सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये टर्म ध्यान रखना, सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रोटेक्ट और अपहोल्ड करता है सोवर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल नंबर 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द ऑफिस ऑफ द। कौन से ऑफिस से ये आपका डील करता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। बताइए, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू आंसर प्लीज, बिकॉज ऐसे तो फिर जस्ट ये होगा कि मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ एंड यू आर नॉट सीरियस, है ना। आप एक बार पढ़ के देखिए, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बताइए बताइए क्या होगा इसका आंसर। फाइनेंस कमीशन होगा। यूपीएससी आपको बताया था मल्टी मेंबर बॉडी है जिसका काम होता है एग्जाम्स को कंडक्ट करवाना, है ना। फाइनेंस कमीशन नाम से समझ में आ रहा है, मनी से रिलेटेड है पूरा। इलेक्शन कमीशन का काम आपको मैंने बताया था टू कंडक्ट द इलेक्शन, इसका काम ही होता है इलेक्शन कराना। कहाँ कहाँ पर, लोकसभा के, राज्यसभा के, स्टेट और सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन कराता है, लोकल लेवल पे नहीं कराता है, ठीक है। लोकल लेवल पे जो है वहां पर ही इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। तो बताओ मुझे कि क्या है इसका आंसर। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट होता है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी लिख देती हूं मैं। ठीक है, चलिए लेट्स सी करेक्ट आंसर। देखो अटॉर्नी जनरल जो है इसका आंसर होगा आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखो यहाँ पे पूछा था ना डील विद द ऑफिस ऑफ दी, तो ये काम करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसके बारे में देखिए, अटॉर्नी जनरल जो है ये अपॉइंटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा कंट्री में। आर्टिकल नंबर है आपका 76। जो पर्सन है मस्ट बी क्वालिफाई फॉर द पोस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज और गेट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल हैं तो वो इस पोस्ट के लिए भी आपके एलिजिबल हैं। ये आपका कहां पर दिया गया है, आर्टिकल नंबर 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में।
क्वालिफिकेशन की बात करें, रिक्वायर्ड है फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज गिवन इन द आर्टिकल नंबर 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंग टू दी जो आर्टिकल नंबर 76 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री के एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये ऑफिस को होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये ध्यान रखना, इनके लिए कोई मिनिमम टर्म मैक्सिमम टर्म नहीं है कि इनका टेन्योर 5 ईयर रहेगा 6 ईयर रहेगा, अंटिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या होता है, जिस दिन तक आपके प्रेसिडेंट रहेंगे उस दिन तक आपके ये पर्सन रहेंगे, जैसे प्रेसिडेंट हटेंगे अपनी पोस्ट से तो ये पर्सन भी आपके हट जाएंगे। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ होल्ड द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल इज नॉट गिवन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। कितने समय तक एग्जैक्टली रहेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है। एंड ऑल्सो देयर इज नो एनी प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ ऑफिस इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। कोई रिमूवल का भी प्रोसीजर नहीं बताया गया कि कैसे इनको रिमूव किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है इंडियन गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं और एक प्रिंसिपल एडवोकेट होते हैं बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं आपके ये। अटॉर्नी जनरल जो है नेसेसरी फॉर एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर। जितने भी लीगल मैटर होते हैं ना उसमें जो गवर्नमेंट को एडवाइस करता है वो अटॉर्नी जनरल ही होते हैं। एज ऑफ May 23 द करंट अटॉर्नी जनरल आर, अभी प्रेजेंट में हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है ये ध्यान रखना, आर वेंकटरामन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करें तो देखो यहाँ पे आपकी आती है फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल इज 280। ठीक है, यूपीएससी आर्टिकल इज 315 से लेके 323, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल इज 324। ये आर्टिकल भी आप ध्यान रखना, और अटॉर्नी जनरल आर्टिकल नंबर इज 76। ठीक है, प्रेजेंट में कौन है यू शुड नो कि कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल मैटर एडवाइजर होते हैं ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलो अगला देखते हैं, इन विच ईयर डिड द इंडिया ऑफिशियली ज्वाइन दी संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ एज अ फुल फ्लेज्ड मेंबर। करिए, ये क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संघाई कॉर्पोरेशन को कब इंडिया ने लीगली ज्वाइन किया था? ईयर देखिए क्या क्या दिया है और ट्राई करिए, 2018, 2016, 2015 एंड 2017। कब इंडिया ने संघाई, एससीओ के नाम से ये फेमस है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए हिस्टोरिकल मीटिंग की बात करें अगर हम, स्टेट काउंसिल ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये आपकी 8 से 9 जून 2017 में अस्थना में हुई थी। एट द मीटिंग द स्टेटस ऑफ फुल मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज ग्रांटेड टू द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जून 2017 में एक हिस्टोरिक समिट हुई थी, इंडिया और पाकिस्तान ने ऑफिशियली एससीओ को ज्वाइन किया था एज अ फुल फ्लेज मेंबर के तौर पे। इंडिया को जो है वो आपके ग्रांटेड है ऑब्जर्वर स्टेटस। ठीक है, ये ध्यान रखना, इंडिया जो है अभी इसका ऑब्जर्वर स्टेटस का उसके पास है। एट द जुलाई 2015 अस्ना समिट जो हुई थी एंड सब्सिक्वेंटली जो है वो पार्टिसिपेट करता है आपके एससीओ फोरम में जो कि ओपन है सारे आपके ऑब्जर्वर स्टेट्स के लिए। तो इंडिया यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर स्टेटस है। इंडिया जो है फॉर्मली सबमिट करता है एक एप्लीकेशन फॉर द फुल मेंबरशिप टू देन एससीओ चेयर तजाकिस्तान प्रायर टू दी एससीओ समिट जो कि कहाँ पे हुई थी, दिसनबेग में हुई थी सितंबर 2014 में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इंडिया ज्वाइन दी यूएन आफ्टर रेक्टिफाइंग दी यूएन चार्टर इन। कब इंडिया ने आपका ज्वाइन किया था इसको? एग्जाम में पूछा है, फरवरी 1946, दिसंबर 1945, अक्टूबर 1945 एंड मई 1945। बताइए कब किया था? ट्राई टू आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए इंडिया जो था आपका फाउंडिंग मेंबर था यूनाइटेड नेशन का ऑन जून 26, 1945। इंडिया अमंग दी 50 कंट्री में था जिसने साइन किया था यूएन चार्टर को। इंडिया ने ज्वाइन किया था यूएन को आफ्टर रेक्टिफाइंग द यूएन चार्टर ऑन अक्टूबर 30, 1945। इंडिया ने आपका पार्टिसिपेट किया था यूएन की पीस कीपिंग मिशन में सिंस इट्स इंसेप्शन, जब से वो आया है इंडिया ने आपका कंट्रीब्यूट किया है मोर पीस कीपिंग ऑफ द यूएन मिशंस में दैट देन एनी अदर कंट्री एंड इट्स ऑल्सो प्राउड टू हैव अ कंट्रीब्यूटेड टू द वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल पीस कीपिंग फोर्स जो आपकी वहां पर गई, उन्होंने सर्व किया टूवर्ड्स ब्रिंगिंग द पीस इन लिब्रिया इन 2007 में। महात्मा गांधी हैज हैड अ लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन द यूएन
His idol of non-violence deeply influenced the UN nation at the time of inception. जब इसको बनाया गया था ना, तो उस समय they are very influenced with the महात्मा गांधी आइडियोलॉजी. तो महात्मा गांधी का जो आपका इन्फ्लुएंस था नॉन वायलेंस का, उसका इन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पे ध्यान रखा. 2007 में यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के बर्थडे को एज एन इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस. ठीक है, तब से ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 2 अक्टूबर को एज एन डे ऑफ नॉन वायलेंस के उस पे. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे. क्लियर? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो नेक्स्ट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग. कहां पर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपके कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ऑप्शंस आर प्रेसिडेंट लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा. ठीक है, इसके लिए मैं आपको थोड़ा कुछ पॉइंट्स बताती हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा समझना है. प्रेसिडेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ. प्रेसिडेंट बनने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है एज कितनी चाहिए होती है. एज आपको चाहिए होती है 35 ईयर्स. ठीक है, जो भी पॉइंट्स है मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ. ओथ की बात अगर हम करें प्रेसिडेंट को, तो हमारे ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. क्लियर? और आपको ध्यान रखना है प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट इज दी वन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में सबसे हेड और सुप्रीम एक तरह से आपका कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है. ठीक है, अब बात करते हैं लोकसभा की. लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस. समझाया था आपको मैंने, लोअर हाउस. तो लोकसभा का जो हेड होता है, लोकसभा के जो हेड होते हैं उनको हम कहते हैं आपका स्पीकर. ठीक है, स्पीकर इज नोन एज द हेड ऑफ द लोकसभा. इसी में जो आपका अपर हाउस होता है, इसका जो अपर हाउस होता है उसको हम लोग कहते हैं आपका राज्यसभा. ठीक है, तो राज्यसभा इज नोन एज दी अपर हाउस. तो अपर हाउस राज्यसभा के जो हेड होते हैं उनको हम लोग कहते हैं चेयरमैन. तो जो भी टर्म यहाँ पे आ रहे हैं ना, प्लीज उनको एक बार सब ध्यान रखिए. चेयरमैन, तो जो यहाँ पे हेड होते हैं स्पीकर, ये आपके इलेक्टेड होते हैं. ठीक है, जब भी नई असेंबली आती है तो नए स्पीकर आपके इलेक्ट करे जाते हैं. तो जो यहाँ पर चेयरमैन होते हैं ना, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं. जो हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेयरमैन भी बन जाते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए. तो अभी आप सबको पता है लोकसभा के क्या हो रहे हैं? लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं. ठीक है, तो लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं? एवरी 5 ईयर के बाद हमारे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं और फ्रेश गवर्नमेंट आपकी आती है. उसके बाद उनमें से आपका इलेक्ट या सेलेक्ट किया जाता है. ठीक है, तो यानी कि पॉइंट अगर हम ओवरऑल बात करें तो डायरेक्ट इलेक्शन से बनते हैं. यहाँ पर आपके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं. ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है. और यहाँ पे जो राज्यसभा है, यहाँ पर आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं. यहाँ पे डायरेक्टली कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता है. ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा इज दी हेड. कहाँ का हेड होता है ये? लोकसभा का हेड कौन होता है? लोकसभा का. ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं आपका स्पीकर. तो ये सब पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए. कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है कह रहे हैं, बताओ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए आपका कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्रेसिडेंट के इलेक्शन को आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है. इसके इलेक्शन आपके इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं. चलो अब बताओ तो आंसर. नाउ मैंने सब कुछ कनेक्ट कर दिया, फ्लो चार्ट एंड एवरीथिंग. नाउ ट्राई टू आंसर. क्या होगा इसका आंसर? बताओ क्या है. चलिए लेट्स डिस्कस. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं? करेक्ट आंसर इज लोकसभा. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से देखिए. आर्टिकल नंबर 75 का जो 3 है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोलता है मेक द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि आपके कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे किस चीज के लिए? हाउस ऑफ द पीपल ऑफ द लोकसभा में. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक बार आप ध्यान से देखिए तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ ब्रेक डाउन द टर्म. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? कलेक्टिवली सबका यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल है. तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्शन. समझ में आ रहा है? जो भी एक्शन आप ले रहे हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव में, एज एन सिंगल यूनिट बिफोर दी लोकसभा, एज दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन दी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव. तो देखो क्या होता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव. लेजिस्लेटिव कौन है? लेजिस्लेटिव बॉडी कौन सी है? आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, दिस इज द पार्लियामेंट, जिसका काम है लॉ मेकिंग बॉडी. इसको हम लोग क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव को हम लोग कहते हैं लॉ मेकिंग बॉडी. ठीक है, ये ध्यान रखना, नोन एज लॉ मेकिंग बॉडी. और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव क्या होता है? इम्प्लीमेंटिंग बॉडी. ठीक है, मैंने आपको बताया था सीएम सारे ये सब किस में आते हैं? इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज में आते हैं. ठीक है, यहाँ पर कौन होंगे? पार्लियामेंट में आपके 3 चीजें होंगी, अभी बताया, लोकसभा, राज्यसभा एंड नेक्स्ट वन इज द प्रेसिडेंट. ठीक है, तो अब यहाँ पर ये इन दोनों के बीच में एज एन ब्रिज की तरह काम करता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में. ये ध्यान रखना है.
इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास अगेंस्ट द पीएम, द एंटायर गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। क्या होता है देखो, ये जो प्राइम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है पीएम ही बनाते हैं। तो अगर सपोज कोई ऐसा केस हो गया कि प्राइम मिनिस्टर को हटना पड़ा तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, बिकॉज ये उन्हीं के द्वारा क्रिएट करी जाती है। तो गवर्नमेंट जो है उसको रिजाइन करना पड़ता है। अगर मोशन पास हो गया इस गवर्नमेंट के खिलाफ, जो अगर आपकी लोकसभा है उसके खिलाफ अगर कोई मोशन पास हो गया और गवर्नमेंट को हटना पड़ा, तो जितने भी आपके मिनिस्टर्स है ना उनको भी ऑटोमेटिकली अपना हाउस छोड़ना पड़ता है, बिकॉज ये उन्हीं के द्वारा बनाई गई बॉडी होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब कुछ यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करेंगे, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। फर्स्ट लोकसभा कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? 13 अप्रैल 1952 को। इसके लिए थोड़ा ध्यान रखना, हम लोग 1947 में इंडिपेंडेंट हुए थे। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था। ठीक है, इंप्लीमेंट कब से हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो यानी कि इसके बाद ही हमारे इलेक्शंस होंगे, पहली लोकसभा बनेगी। तो पहली लोकसभा आपकी कब बनी थी? 1952 में, ध्यान रखना। ठीक है, आफ्टर द इंडिया फर्स्ट जनरल इलेक्शन। तो 1951 में आपके फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे। उसके बाद आपकी इलेक्शन के बाद जो जीती लोकसभा वो आपकी यहाँ पे बैठी। बात करते हैं फर्स्ट सेशन ऑफ दिस लोकसभा कमेंस बाय दी 13 मई 1952 पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगला क्या बोला है। The first Lok Sabha lasted in full tenure of the 5 year and was dissolved in 4th April 1957। तो लोकसभा का आपका टेन्योर कितना होता है? 5 ईयर का होता है। तो जब ये 1952 में बनी तो उसके बाद इन्होंने क्या किया? 5 ईयर तक सर्व किया, उसके बाद ही आपकी डिसॉल्व हो गई। नाउ इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट लोकसभा पीरियड कब से कब तक रहा, ये ध्यान रखना। 13 अप्रैल 1952 से आप 5 ईयर ऐड कर दो, 52 से लेके आप आओगे 57 में। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे। देखो, फर्स्ट स्पीकर हमारे कौन थे? जीवी मावलंकर। नाउ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। प्रेजेंट स्पीकर अभी हमारे नए इलेक्ट नहीं हुए हैं, अभी हमारे ओम बिरला ही हैं। अगर जैसे चेंज होंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगी। और यहाँ पर फर्स्ट फीमेल स्पीकर हमारी थी, पहली फीमेल मीरा कुमार। ठीक है, ये ध्यान रखना, फर्स्ट फीमेल हमारी थी मीरा कुमार। और फर्स्ट डिप्यूटी स्पीकर कौन थे? श्री M.A. अय्यनागर। उसके बाद फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे? श्री M.N. कौल। ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आता है कि एक जस्ट नीड अ ब्लैंक स्लाइड। देखो, अब यहाँ पर देखो, दोनों को ध्यान रखना। लोकसभा के हेड होते हैं आपके स्पीकर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया फर्स्ट स्पीकर कौन है? जीवी मावलंकर। ठीक है, अब यहीं पे अगर आता है राज्यसभा के हेड को क्या बोलते हैं हम लोग? चेयरमैन बोलते हैं। ठीक है, तो चेयरमैन कौन है? फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? फर्स्ट चेयरमैन की बात करें डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो ध्यान रखना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये हमारे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा भी हुआ है आपके लिए। यहाँ पर देखिए, जीवी मावलंकर, प्रेजेंट में हमारे ओम बिरला, फर्स्ट फीमेल मीरा कुमार, और फर्स्ट आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो भी थे। बताएगा कोई मुझे भारत रत्न जिसको सबसे पहले मिला था कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को क्या मिला था? इनके इस पे हम लोग एक डे भी सेलिब्रेट करते हैं हर एक साल। बताओ कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? एनीवन इन दी कमेंट सेक्शन मुझे बताएंगे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उस पे हम लोग एक डे सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। तो अब मुझे बताओ, मैंने आपको बताया कि जो स्पीकर होता है वो इलेक्टेड होता है। ठीक है, लेकिन जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो आपका इलेक्टेड नहीं होता है। जो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके क्या बन जाते हैं? राज्यसभा के चेयरमैन बन जाते हैं। क्या अभी कोई फीमेल चेयरमैन बनी है हमारी? आंसर देखिए कैसे देंगे, फीमेल वाइस प्रेसिडेंट तो है ही नहीं ना। वाइस प्रेसिडेंट बनी है कोई? नहीं ना। तो फिर अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं बने तो हमारे कोई फीमेल चेयरमैन भी नहीं बनी है। लेकिन स्पीकर बने हैं, कौन है? मीरा कुमार। आपको ध्यान रखना है। तो जब आप ऐसी चीजों को कनेक्ट करोगे ना तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू लर्न ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, है ना। जितनी भी मैं क्लासेस आपको बताती हूँ इसमें आप फर्स्ट क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक का लिंकअप करना। और जो मैंने आज की क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछे हैं डेफिनेटली आपको इनको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। और मैं आप सबके एक एक कमेंट्स को भी यहाँ पर रीड करती हूँ, तो कोई भी कहीं पे भी डाउट रहेगा ना तो जस्ट आस्क, मैं हर एक के कमेंट का आंसर देने की यहाँ पे कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अनदर इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। सो थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस। थैंक यू।